बुर्किना फासो में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपना नया AES पासपोर्ट प्राप्त किया। यह घटना कुछ ही दिन बाद हुई जब बुर्किना फासो और नाइजर में जश्न मनाया गया, तीनों देशों के पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ से आधिकारिक रूप से बाहर निकलने के उपलक्ष्य में। जब अफ्रीका अपना खुद का पासपोर्ट जारी करता है और दुनिया तुरंत यह कहने के लिए दौड़ती है कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है, तब क्या होता है? माली, नाइजर और बुर्किना फासो द्वारा शुरू किया गया AIS पासपोर्ट ऑनलाइन नकली कहकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन सच इसके विपरीत है। यह पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। यूरोपीय संघ ने सिस्टम अपडेट के बाद इसे स्वीकार किया है और चीन ने इसे वैध घोषित किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि चीन को किसी पश्चिमी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ताकि वह किसी देश या महासंघ के पासपोर्ट को मान्य कर सके। जो अफ्रीका की शर्मिंदगी साबित होना था, वही उसकी संप्रभुता का सबसे साहसी प्रतीक बन गया। लेकिन असल में किसने इसे अस्वीकार किया और किसने इसे सबसे पहले स्वीकार किया? आइए जानते हैं। जब माली, नाइजर और बुर्किना फासो से मिलकर बने साहेल राज्यों के गठबंधन यानी AES ने फरवरी 2025 को अपना संयुक्त पासपोर्ट पेश किया, तो यह गौरव का क्षण होना चाहिए था। राजधानी ओआगादुगु में आयोजित इस समारोह में सरकारी अधिकारी मौजूद थे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नागरिकों को गर्व से नया पासपोर्ट प्राप्त करते हुए कैद किया। यह पहल तीनों देशों द्वारा संप्रभुता को मजबूत करने की बड़ी परियोजना का हिस्सा थी, जो 2024 में औपचारिक रूप से एकावास से बाहर निकल चुके थे। उनके लिए AIS पासपोर्ट महज प्रशासनिक औजार नहीं था, बल्कि दुनिया से कहने का एक ऐलान था कि हम अपने संस्थान अपनी शर्तों पर बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही लॉन्च हुआ, तुरंत ही अफवाहों का तूफान छा गया। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दावों से भर गए कि यह पासपोर्ट पहले ही बेकार हो चुका है। सबसे वायरल पोस्ट में कहा गया कि फ्रांस ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया, यूरोपीय संघ ने वीजा देने से इनकार कर दिया और यहां तक कि चीन ने भी मान्यता नहीं दी। इन दावों को नाटकीय भाषा और एडिट किए गए वीडियो में पैक करके फैलाया गया। एक पोस्ट जो टिकटॉक पर तेजी से फैला, उसमें कहा गया, यह इतिहास का सबसे कम समय तक चलने वाला पासपोर्ट है। आम नागरिकों के लिए यह उलझन भरा था। कैसे एक पासपोर्ट जो अभी अभी जारी हुआ था, विदेश में पहले ही अमान्य हो सकता था? कैसे नेताओं ने इसे कैमरों के सामने पेश किया अगर यह अंतर्राष्ट्रीय जांचों से पास नहीं हुआ था? यह विरोधाभास ज्यादा मायने नहीं रखता था, मायने रखता था इसकी अफवाहों का फैलने का वेग। यह पहला संकेत था कि AIS पासपोर्ट महज यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि वैधता की लड़ाई का मैदान बन चुका है। विश्व मीडिया ने भी इस विवाद को तुरंत उठाया। पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों ने मान्यता पर सवाल खड़े कर दिए, आधिकारिक स्पष्टीकरण आने से पहले ही। इस तरह भ्रम को और बढ़ावा मिला। नतीजा यह हुआ कि अफ्रीकी एकता के इस नए कदम को मनाने के बजाय कहानी इस बात पर केंद्रित हो गई कि बाकी दुनिया इसे स्वीकार करेगी या नहीं। जब तक अफ्रीका न्यूज़ और क्षेत्रीय प्रसारकों ने लॉन्च का आधिकारिक वीडियो प्रसारित किया, तब तक गलत सूचनाएं बहस का माहौल बना चुकी थीं। यह पहली बार नहीं था कि अफ्रीकी संप्रभुता की दिशा में उठाए गए कदमों को झूठे आख्यानों से दबाने की कोशिश हुई हो। इससे पहले भी माली के फ्रांस नेतृत्व वाले सैन्य मिशनों से बाहर निकलने या बुर्किना फासो के सोने के क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण पर भी इसी तरह की भ्रामक कहानियां फैलाई गई थीं। हर बार संप्रभुता के किसी कदम को अलग थलग करने, अस्वीकार करने या असफल बताने की कोशिश की गई। AES पासपोर्ट पर भी वही तरीका अपनाया गया, लेकिन AIS के भीतर सरकारें तैयार थीं। अधिकारियों ने स्पष्ट बयान जारी कर कहा कि पासपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के अनुसार बनाया गया है। इसका मतलब था कि तकनीकी तौर पर यह शुरुआत से ही वैध था, चाहे किसी की राजनीतिक राय कुछ भी हो। पासपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के ढांचे में जोड़कर AES नेताओं ने इसे मनमाने अस्वीकार से बचा लिया। अफवाह फैलाने वालों ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि हवाई यात्रा के लिए पासपोर्ट की मान्यता किसी एक देश की मर्जी पर नहीं, बल्कि ICAO के नियमों पर निर्भर करती है। फिर भी अफवाहें इतनी तेजी से फैलीं कि असर गहरा रहा। डिसइन्फो अफ्रीका नामक एक तथ्य जांच मंच ने रिपोर्ट दी कि संगठित खातों द्वारा अलग अलग भाषाओं और प्लेटफॉर्मों पर वही झूठे दावे दोहराए जा रहे थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह विवाद स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर रचा गया था ताकि लोगों का विश्वास तोड़ा जा सके। उनकी जांच से पता चला कि शुरुआती वायरल पोस्ट अधिकतर साहेल क्षेत्र से बाहर से आए थे, जो इस बात का संकेत था कि यह प्रतिक्रिया योजनाबद्ध थी। अफ्रीकी नागरिकों के लिए यह सिर्फ पासपोर्ट लॉन्च की खबर नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत था
कि जैसे ही अफ्रीका स्वतंत्रता जताता है, वैसे ही पुराने ताकतवर तंत्र प्रतिक्रिया देने लगते हैं। पासपोर्ट का अस्तित्व ही उन पुराने ढांचों को चुनौती देता है जिन्होंने लंबे समय तक अफ्रीकी गतिशीलता को नियंत्रित किया था। सवाल उठता है, क्या अफ्रीकी पासपोर्ट की वैधता का निर्णय अफ्रीकी खुद करेंगे या बाहरी ताकतें? लॉन्च के बाद पैदा हुए भ्रम ने यह साफ कर दिया कि यह सवाल अभी भी विवादित है। जो दस्तावेज एक सीधी घोषणा होना चाहिए था, वह अंतर्राष्ट्रीय नाटक बन गया, जिसने संप्रभुता और धारणा के बीच की नाजुक संतुलन को उजागर किया। AES ने एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन उसे लॉन्च के कुछ ही घंटों में वैश्विक मंच पर अपनी विश्वसनीयता की रक्षा करनी पड़ी। यह विरोधाभास, मान्यता की वास्तविकता और अस्वीकार की अफवाहों के बीच ही AIS पासपोर्ट को प्रशासनिक कहानी से ज्यादा बना देता है। यह एक परीक्षण है कि क्या अफ्रीका अपने भविष्य की कहानी खुद लिख सकता है। तूफान ने दिखाया कि एक साधारण दस्तावेज पहचान का हथियार कैसे बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पासपोर्ट सिर्फ सीमाएं पार करने का टिकट नहीं है, यह एक राज्य के अस्तित्व का भौतिक प्रमाण है। सबूत है कि उसके नागरिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हैं। माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे देश, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों की पकड़ को चुनौती दी है, उनके लिए एक सामूहिक पासपोर्ट जारी करना जानबूझकर प्रतीकात्मक था। यह दुनिया से कहने का तरीका था, हम बाहरी लोगों द्वारा नियंत्रित हिस्से नहीं हैं। हम एक संघ हैं जिसके पास अपनी पहचान तय करने का अधिकार है। AIS पासपोर्ट की शुरुआत का समय भी महत्वपूर्ण है। इन तीनों सदस्य देशों ने हाल ही में इकावास से नाता तोड़ लिया था, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि वह पेरिस और ब्रुसेल्स द्वारा नियंत्रित है। इस तरह बाहर निकलकर उन्होंने इकावास यात्रा दस्तावेजों के विशेषाधिकार खो दिए, जिनसे पश्चिम अफ्रीका में अपेक्षाकृत मुक्त आवाजाही संभव थी। आलोचकों ने भविष्यवाणी की थी कि इससे उनके नागरिक अलग थलग पड़ जाएंगे और विदेशी दूतावासों की दया पर रह जाएंगे। लेकिन पीछे हटने के बजाय AIS नेतृत्व ने दोगुना जोर लगाया और अपना पासपोर्ट पेश किया, यह जताते हुए कि एकीकरण बाहर से थोपा नहीं जाएगा, बल्कि भीतर से फिर से बनाया जाएगा। पीपल्स डिस्पैच ने समझाया कि यह आयोजन बुर्किना फासो, माली और नाइजर के नेताओं और नागरिकों को एक साथ लाया, एकता और गर्व का प्रदर्शन किया, संप्रभुता और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। था यह दशकों से अफ्रीका पर थोपी गई पटकथा से एक बड़ा बदलाव था। औपनिवेशिक काल से ही अधिकांश अफ्रीकी पहचान दस्तावेज बाहरी ढांचों से बनाए और मान्यता प्राप्त किए गए। उनके डिजाइन, बायोमेट्रिक सिस्टम और छपाई की सुविधाएं अक्सर यूरोप से ली जाती थीं। इसने यह धारणा मजबूत की कि वैधता बाहर से आनी चाहिए। पासपोर्ट ने सीधे इस निर्भरता को चुनौती दी। इसके गहरे नीले कवर पर सुनहरे अक्षरों में उभरा AIS का प्रतीक साफ संदेश था, साहेल अपने गतिशीलता के साधन खुद बना सकता है, बिना किसी और की मोहर लिए। यही कारण था कि इसके जारी होते ही भ्रामक सूचनाएं इतनी आक्रामक रूप से फैलाई गईं। आलोचकों के लिए जो पश्चिमी प्रभुत्व बनाए रखने में निवेशित थे, पासपोर्ट कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि विद्रोह का प्रतीक था। इसे बिना चुनौती के सफल होने देना मतलब था यह स्वीकार करना कि अफ्रीकी संप्रभुता की परियोजनाएं स्वतंत्र रूप से टिक सकती हैं। इसलिए एक ऐसा आख्यान गढ़ा गया जिससे लोग विश्वास करें कि यह पैदा होते ही असफल हो गया। सवाल यह है कि अफ्रीकियों को बार बार क्यों बताया जाता है कि उनकी अपनी रचनाएं तब तक अमान्य हैं जब तक बाहर वाले उन्हें मंजूरी न दें। AIS पासपोर्ट इस सवाल के केंद्र पर चोट करता है। इसका अस्तित्व ही इसका उत्तर है।